जय शनिदेव। दर्शकों, आज हम 12 अप्रैल 2022 को जो मेष राशि पर राहु देवता की परिक्रमा आने वाली है, मेष राशि पर राहु देवता का जो गोचर प्रारंभ होने वाला है, उससे संबंधित बहुत ही ज्ञानवर्धक और शोध किए गए रिसर्च पर आधारित हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, जो सबसे अलग हटकर होगी और बहुत सारे अंधविश्वासों को खंडन करने वाली होगी। राहु देवता के बारे में बहुत कुछ सब जानते हैं, फिर भी मैं राहु देवता के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से आपको यह समझ में आएगा कि मेष राशि पर जो राहु देवता की परिक्रमा आने वाली है, वह राहु के व्यवहार के अनुसार कैसी रहेगी। राहु का और केतु का संबंध दोनों का एक से जुड़कर ही हुआ है, यानी राहु के साथ में केतु और केतु के साथ में राहु, दोनों ही एक शरीर के दो हिस्से हैं। आपने वह कथा समुद्र मंथन वाली सुनी होगी। ऐसा प्रसंग में बताया गया है कि समुद्र मंथन के समय में जब विष और अमृत दोनों निकले थे, उस समय जो अमृत निकला था उसे राहु देवता पीना चाहते थे और देवताओं की लाइन में लग गए थे वह अमृत पीने के लिए। और उसी समय, जिस समय इन्होंने गर्दन तक अमृत पिया, और कथा प्रसंग में आपने सुना होगा कि राहु ने अमृत पिया था सर तक, वह अमृत शरीर में नीचे नहीं जा पाने के नाम से केतु का हिस्सा जो था अलग कटकर गिर गया और राहु का गर्दन का हिस्सा जो है वो अलग कटके गिर गया। उस समय भगवान शिव ने इनको देवताओं की श्रेणी में लिया और कहा कि 7 ग्रह जो अभी तक थे, अब 7 की जगह ये 9 ग्रह हो जाएंगे, राहु और केतु। अब ग्रहों में गिनती आएगी, क्योंकि राहु ने गर्दन तक अमृत पिया हुआ है। प्रसंग में ऐसा भी कहीं कहीं बताया गया है कि शुक्राचार्य जो उस समय संजीवनी विद्या जानते थे, जिसका नाम था मृत संजीवनी विद्या, वे मृत व्यक्ति को जीवन दान दे सकते थे। तो शुक्राचार्य ने उस समय एक विषैले सर्प के माध्यम से राहु और केतु इन दोनों को जोड़ दिया। राहु को और केतु को जोड़ने के लिए सर्प के सिर का, मुख का इस्तेमाल राहु के मुख को मिलाने में और धड़ का इस्तेमाल पूंछ को मिलाने में किया, और ऐसे एक विषैले सर्प के माध्यम से मृत संजीवनी का इस्तेमाल करते हुए शुक्राचार्य जी ने इनको एक नया जीवन दिया। या यूं कहूं कि पैर को केतु और सिर को राहु बनाया। हमेशा राहु से पैर उनके जो केतु के हैं वो साथ में घर की दूरी पर रहते हैं, या केतु से जो राहु जो सर का है हिस्सा वो साथ में की दूरी पर रहता है। एक दूसरे से साथ में घर के अंतराल पर ये बैठा करते हैं। ये जो मैंने प्रसंग बताए, कितने सच है कितने झूठ, यह तो मुझे ज्ञान नहीं है, पर जैसे प्रसंग मैंने ग्रंथों में पढ़े वैसा मैंने आपको बताया। पर सच तो यह है कि राहु और केतु दोनों के अंदर में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें हैं। निगेटिव कम है और पॉजिटिव बातें ज्यादा हैं। हालांकि उन्होंने राक्षस वंश में जन्म लिया और इनकी गिनती राक्षस के क्षेत्र में आने लगी, पर हमें यह भी सोचना चाहिए कि यह जब अमृत पी लेते हैं गर्दन तक, तो इनके गुण भी कुछ देवताओं के हो जाते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी 12 अप्रैल 2022 के दिन राहु देवता का प्रवेश जो होगा वो मेष राशि के अंदर होगा, मेष राशि पर होगा, मेष राशि के घर में होगा। तो मेष राशि जो नंबर 1 की राशि कही जाती है,
दर्शकों, जो 12 राशियां होती हैं उसमें 1 नंबर की राशि का नाम मेष रखा गया है। जो हमारे 12 घर की जन्म पत्रिका बना करती है उसमें प्रथम स्थान पर 1 नंबर लिखा जाता है। वहां पर यदि किसी की मेष राशि का चंद्रमा लिखा गया है, चंद्रमा हमारी राशि बनाता है, 1 नंबर पर चंद्रमा बैठे तो मेष राशि बन जाती है। जिस किसी की भी जन्म पत्रिका में 1 नंबर पर चंद्रमा है ना, उनकी मेष राशि बनी है। ऐसे व्यक्ति जो मेष राशि वाले हैं वे ज्यादा इस ज्ञान का लाभ उठाएंगे। मेष राशि पर जहां उनका चंद्रमा बैठा है वहीं पर अभी राहु देवता की परिक्रमा आ रही है। मैंने YouTube पर अनेक वीडियो पर अलग अलग प्रकार की भ्रांति भरी बातें देखी, अज्ञानता भरी बातें देखी। मैं उनका भी साथ साथ खंडन करते जा रही हूँ। किसी ने ऐसा प्रेडिक्शन दिया कि राहु की जो परिक्रमा है वो 10 अक्टूबर 2023 तक न चल के यह 23 जुलाई 2023 तक रहेगी। दर्शकों, यह गणित पूरी तरह ही गलत है। ऐसे अज्ञानी जो ज्योतिषाचार्य बनकर हमारे सामने में आते हैं, यूट्यूब की चकाचौंध के आगे से हमें तरह तरह से भ्रमित करते हैं, उन पर अधिक विश्वास करना बुद्धिमत्ता ना होगी। इसके अलावा आपको यह समझना है कि 18 महीने की अवधि राहु और केतु की होती है। जब 18 महीने पूरे हुए नहीं होंगे तो यह अवधि ऐसी हो ही नहीं सकती। 18 महीने पूरे होने के बाद जो महीना आएगा, जो तारीख आएगी, वही सही कहलाएगी। राहु और केतु की जो परिक्रमा है यह हर 18 महीने में बदला करती है। आपको 3-4 बातें ध्यान में रखनी होंगी मेष राशि के राहु को समझने के लिए। सबसे पहले तो यह है कि जैसे सारे ग्रह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर की राशि से 2 नंबर पर, 2 की राशि से तीसरे नंबर पर यात्रा गोचर में जाया करते हैं, राहु या केतु ऐसे नहीं है। राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चला करते हैं, रिवर्स गाड़ी होती है इनकी। पहले आपने देखा कि वृषभ राशि पर अभी तक परिक्रमा चल रही थी, यानी 12 अप्रैल 2022 तक जो वृषभ राशि पर यानी 2 नंबर की राशि पर राहु विराजमान थे। अब वो 2 से 3 पर नहीं जाएंगे, अब 2 से वो 1 पर आएंगे, यानी पीछे आएंगे वो। तो इसी प्रकार से जब हम केतु के वीडियो पर अध्ययन करेंगे और आपको जब हम तुला राशि में केतु के प्रवेश को समझाएंगे तो आप देखेंगे कि वह केतु देवता जो वृश्चिक के 8 नंबर की राशि से परिभ्रमण कर रहे हैं वो अब 7 नंबर की यानी पीछे की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। तो आपको यह दूसरी बात और समझना है कि जो राहु की जो परिक्रमा है वह परिक्रमा पहले तो ये कि बैक होती है, रिवर्स होती है, पीछे के तरफ ये मुड़कर चलते हैं। सेकंड बात, ये राहु जो है वो शनिवत रिजल्ट देते हैं। कहते हैं शनि के जैसा राहु और राहु के जैसा शनि का व्यवहार होता है, इसलिए शनि और राहु 2 परम मित्र कहे गए हैं। तीसरा यह समझना है कि शुक्राचार्य जो उनके गुरु हैं, शुक्राचार्य जिन्होंने उनको जीवन दान दिया है, तो शुक्राचार्य उनके गुरु होने के कारण वे शुक्राचार्य से संबंधित आचार व्यवहार और अपने विचार रखते आए हैं, जिन्हें हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं। स्वाभाविक है कि देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों की विचारधारा सेम नहीं हो सकती, मतभेद अंतर होने ही वाला है। इसीलिए इतना समझ आने के बाद हम अब आगे जब किसी विषय को समझेंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा कि राहु देवता जिस मेष राशि में प्रवेश करेंगे उनकी विचारधारा भी शुक्राचार्य से मिलती जुलती होगी, और विचारधारा जब वैसी बनेगी तो स्वाभाविक है वह अमृत जो गर्दन तक पिया है उसका असर भी सामने में आएगा। इतना ही नहीं, मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं,
3 नक्षत्रों में अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। मेष राशि में ये 3 नक्षत्र होते हैं। मेष राशि का पहला नक्षत्र है अश्वनी। यह अश्वनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। आपको ज्ञात है कि राहु और केतु एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं, तो स्वाभाविक है कि केतु का नक्षत्र जो अश्वनी है वह मेष राशि के राहु के लिए पॉजिटिव ही होगा। अपना रिसर्च यह कहता है कि मेष राशि के राहु की इस गोचर परिक्रमा में जब वो अश्वनी नक्षत्र से परिक्रमा लेंगे तो मेष राशि वालों को ज्यादा बुरा अशुभ फल कभी नहीं दे सकते, क्योंकि वह अपने खुद के केतु, खुद के अंश, खुद के हिस्से के ऊपर से परिक्रमा ले रहे हैं। इसी तरीके से मेष राशि में जो दूसरा नक्षत्र होता है वह है भरणी। भरणी नक्षत्र दर्शकों शुक्र देवता का है। शुक्र का नक्षत्र जो भरणी है, शुक्र उनके गुरु हैं, शुक्र उनके मित्र हैं, शुक्र उनके सर्वोपरि पूजनीय है। तो स्वाभाविक है शुक्र का जो नक्षत्र है भरणी वह भी उनके लिए अति उत्तम ही रहेगा। तो जब भरणी में प्रवेश होगा फिर वह समय अनुकूल बन जाएगा, खराब नहीं कह सकते आप। अनुकूल समय जिस लिए बन रहा है उसके कारण भी समझिए। एक तो अश्विनी नक्षत्र केतु का है इसलिए, और भरणी नक्षत्र शुक्र का है इसलिए, और ये दोनों राहु के मित्र हैं इसलिए। तीसरा नक्षत्र कृत्तिका। कृत्तिका जो नक्षत्र है वो सूर्य का है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य के साथ राहु होने से ग्रहण लग जाता है, या चंद्रमा के साथ राहु सबसे ग्रहण लग जाता है। मेष राशि पर चंद्रमा है तभी तो राहु की परिक्रमा मेष पर आने से ग्रहण के जैसा वातावरण बन रहा है, ग्रहण के जैसा योग बन रहा है, जिसे हम कह सकते हैं 18 माह का मेष राशि को ग्रहण आना। अब सूर्य के साथ में यानी सूर्य के नक्षत्र के साथ में राहु का समय आना स्वाभाविक है, थोड़ा तो परेशानी का कारण बनेगा ही बनेगा। सूर्य हमें क्या देते हैं? यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा। जब सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र से राहु की परिक्रमा, राहु का गोचर गुजरेगा तो दर्शकों निश्चित रूप से उस समय आपकी यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब दांव पर लग सकती है। सावधानी बरतने का समय है ये। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 3 नक्षत्र में आप 18 माह को बांट दीजिए। जब 3 नक्षत्रों में हम 18 माह को बांटेंगे तो एक नक्षत्र को 6 माह मिलने वाले हैं। अश्विनी नक्षत्र पर राहु देवता का गोचर 6 माह, प्रथम के 6 माह चलेगा। फिर मध्य के जो 6 माह हैं वह भरणी नक्षत्र से यात्रा होगी, और अंतिम की जो 6 माह हैं वह जो यात्रा होगी कृत्तिका नक्षत्र से होगी। तो आप इसका गणित समझ चुके होंगे कि निश्चित रूप से जब कृत्तिका नक्षत्र से राहु की यात्रा परिभ्रमण करेगी तो उस समय आपके लिए सावधानी बरतने का समय होगा। और जिस समय भरणी नक्षत्र से और अश्विनी नक्षत्र से राहु की यात्रा परिभ्रमण करेगी उस समय आपके सपने पूरे करने का समय होगा। आप राजनीति में हैं तो आप अपने सपने पूरे करेंगे, धर्म में है तो धर्म की ऊंचाइयों को छुएंगे, और व्यापार में है तो आप नए कार्य का प्रारंभ करेंगे। शादी ब्याह से संबंधित कोई बाधा आ रही होगी वो निकल जाएगी। यानी जो भी कार्य इस समय से संबंधित रुके होंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में इस समय निश्चित रूप से सफलता ही सफलता पाएंगे। ग्रहण होने पर भी, राहु की यात्रा होने पर भी बस सावधानी ये रखना है आपको कि आपको वो उपाय करने हैं जो आपके नक्षत्र से संबंधित है। यानी अश्विनी नक्षत्र वालों को अश्विनी नक्षत्र के दिन उपाय करने हैं, भरणी नक्षत्र वालों को भरणी नक्षत्र के दिन के उपाय करने हैं, और कृत्तिका नक्षत्र वालों को कृत्तिका नक्षत्र के दिन उपाय करने हैं। यदि इतना ही आपने समझ लिया तो मैं समझती हूं कि आपके लिए या मेष राशि वालों के लिए यह बहुत अच्छा सुनहरा अवसर रहेगा। उस बात पर न जाइए जिसमें आपको सिर्फ ये लगता है कि राहु देवता हमें ग्रहण लेकर आ रहे हैं और हमें सबसे ज्यादा तकलीफ 18 माह की होने वाली है। आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए
इस सत्य को आप अपने मन में जगह दीजिए कि यह मेरा वह समय है कि राहु जो आध्यात्म तक, शिखर तक छूने की क्षमता देते हैं, राहु वह जो अपने आप में शनि के जैसा बहुत प्रभुत्व अपना बनाकर रखते हैं, जो हर जगह विजयी होने का हमें लाभ दे सकते हैं, हमारे लिए आज के समय में वो बहुत बड़ी शक्ति, महाशक्ति बनकर हमारे साथ जुड़ने आए हुए हैं। हमें उसका अधिक से अधिक लाभ उठा लेना चाहिए और हमें वैसा वातावरण बनाना चाहिए जो आध्यात्म से भरपूर हो, वैसा वातावरण बनाना चाहिए जो अमृत पीने वाला व्यक्ति आपसे अपेक्षा करता है। तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छे इंसान बनकर और बहुत संस्कारवान जीवन जीकर, बहुत आस्तिकता पर चलकर और बहुत अच्छे तरीके से अपने ऊपर काम करके, अपने को मांझ कर, अपने अंदर गुणों में पूरी तरह से परिपक्व होकर हम प्रतिभाशाली बनकर इस समय का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र जैसा कि केतु का नक्षत्र है, इस दिन यदि अश्विनी नक्षत्र के दिन आपने यदि राहु की शांति के लिए कुछ उपाय किए तो निश्चित रूप से आपको यह 6 महीने का समय अद्भुत लाभ देगा। अश्विनी नक्षत्र जिस दिन भी पड़े 27 दिन के अंदर अश्विनी नक्षत्र चेंज होता है। हर 27वें दिन वही नक्षत्र फिर से आता है जो नक्षत्र निकल चुका होता है। पंचांग में, कैलेंडर में देखने से आपको ज्ञात हो जाएगा। अश्विनी नक्षत्र जिस दिन भी आए उस दिन के राहु काल को देखिए। हर दिन का राहु काल दर्शकों अलग अलग होता है। जिस दिन भी वह नक्षत्र आए उस दिन का 1.5 घंटे का राहु काल आपको देखना है, मिल जाएगा। उस 1.5 घंटे के राहु काल में आपको गाय को भरपेट चारा खिलाना है या अपने वजन के बराबर गाय के घास चारे से अपना तुला दान करना है। इसके अलावा यदि भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और आप मेष राशि वाले हैं तो भरणी नक्षत्र शुक्र देवता का है, दिन शुक्रवार का है। शुक्रवार के दिन का राहु काल देखिए और इस राहु काल में शुक्रवार के दिन आप गाय को भरपेट चारा खिलाइए। आपके वजन के बराबर चारे का, कुट्टी का, घास का तुला दान कीजिए। इसी तरीके से तीसरा कृतिका नक्षत्र, ये सूर्य से संबंधित है, दिन रविवार का है, तो यही उपाय रविवार के दिन के राहु काल में कीजिए और इसी तरीके से गौशाला में जाइए और गाय को भरपेट चारा खिलाइए। आपका यह उपाय आपके इस समय की अशुभता को कम करके शुभता में आपको प्रवेश कराएगा। वैसे तो पूरे 12 राशियों पर अलग अलग प्रकार से राहु का प्रभाव पड़ने वाला है, पर अभी हम सिर्फ मेष राशि की ही चर्चा कर रहे हैं। यदि आपने समग्र अच्छे तरीके से एक ही सादे सब सदैव, सब सादे सब जाए, एक ही विषय पर अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जन कर लिया तो आपको बाकी विषय बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। मेष राशि पर जब राहु की परिक्रमा चलेगी तब उस समय 12 राशियों में अलग अलग प्रकार से दूरी बनने पर अलग अलग प्रकार से उसके लाभ हानि देखने में आएंगे। पर सबसे ज्यादा जिस स्थान पर राहु बैठते हैं उस स्थान को ही प्रभावित करते हैं। जिस स्थान पर और जिस राशि पर बैठते हैं, स्थान यानी वो जो भाव है, 12 घर में से पता नहीं आपकी मेष राशि का पहला नंबर कौन से भाव में लिखा होगा, तो उस भाव पर भी पूरा पूरा प्रभाव राहु का बना रहेगा। मेष राशि आपकी जिस भाव पर लिखी हुई है वह भाव पूरा प्रभावित होगा 18 माह तक। और मेष राशि जो आपकी पहचान है, आपकी इंडिविजुअल आन मान और शान है, वह आप अपने विचारधारा में प्रभावित होंगे। यदि हम अपनी रचना जन्म पत्रिका के आधार पर समझें तो मेष राशि का संबंध जो लग्न से होता है, जो पहले घर से होता है, वह हमारे मस्तक, हमारा सर, हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा जन्म क्षेत्र, हमारा ज्ञान विज्ञान, ये सब हम उस स्थान से देखते हैं। यानी हमारी आंख, कान, नाक, वो सब कुछ उसके अंतर्गत आते हैं। तो मेष राशि पर राहु का प्रभाव होने से चिंतन, सोचना, अत्यधिक विचार मग्न रहना,
ऐसी आपकी आदत बन सकती है। जैसे व्यक्ति सोचता ज्यादा है, करने के लिए कदम कम बढ़ते हैं आगे, और अधिक चिंतन करने वाला व्यक्ति, 24 घंटे चिंता में डूबने वाला व्यक्ति रात को भी ठीक से सो नहीं सकता। इसलिए यह समय आपके लिए सूझबूझ और बुद्धि से बिताने वाला समय है कि आप अपने चिंतन को कौन सा मोड़ देने जा रहे हैं। इसलिए आपके चिंतन को शुभ आध्यात्म की ओर मोड़िए, ज्ञान की ओर मोड़िए। निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मेष राशि का संबंध, जैसा आपको बताया कि पहले घर से है, और पहला घर हमारा सिर, हमारा मस्तिष्क है, तो इस समय हमारी आंखें भी प्रभावित हो सकती हैं रोगों को लेकर, कान भी प्रभावित हो सकते हैं रोगों को लेकर, बाल भी प्रभावित हो सकते हैं, और सिर से संबंधित सिर दर्द जैसी परेशानियां भी प्रभावित हो सकती हैं। नाक को लेकर भी कुछ परेशानी, चेहरे पर लेकर भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। पर ये जो जितनी भी परेशानियां मैं आपको बोल रही हूं, ये सारी स्थायी नहीं होती, ये सब अस्थायी होती हैं। यदि हम सही मायने में धर्म को समझते हैं, अपने सुकर्मों को समझते हैं, और हम सही मायने में राहु देवता से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो जैसे हम शनि देव के लिए कहते हैं कि दिलाता नहीं कोई शनि जैसा, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर यही बात राहु देवता के लिए हमेशा लोगों से कहते हैं कि दिलाता नहीं कोई राहु देवता जैसा। राहु देवता आ जाए आन पर तो रंग को राजा बनाकर जाते हैं। और एक बात ख्याल रखिए, हमारा जितना भी गंदापन है, मैलापन है, हमारी जितनी भी अव्यवस्था है, जितना भी उज्जड़ और अज्ञानता है, जितने भी हमारे गलत स्टोर रखने की आदतें हैं, इन सबको राहु लगता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे कबाड़ खाने भरे रहते हैं, ये राहु की पीड़ा है। छत गंदी होती है, बाथरूम गंदे होते हैं, किचन गंदे होते हैं, ये राहु की पीड़ा है। धूल जाले मिट्टी से हमारा आसपास का वातावरण भरा रहता है, ये राहु की पीड़ा है। ये सब हमारी लाइफ में सब स्वस्थ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। यदि आपको सही मायने में राहु देवता के इस 18 महीने के ग्रहण में भी बिल्कुल शुभ फलकारी बनाने के लिए मन में विचार बन रहा है और आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके बाथरूम को साफ रखिए, छत को साफ रखिए, कबाड़ खाने को देखिए, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो स्टोर में भरी पड़ी हैं पर हमने इस्तेमाल नहीं की है। जो चीज लंबे समय से रखी हुई है, निकालिए, कहीं अनाथालय में दीजिए, किसी जरूरतमंद को दीजिए, किसी खास व्यक्ति को दीजिए, खास लोगों के काम में आने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में ले जाके छोड़िए। ये आपके राहु के समय को इतना शुभ फलकारी बना देगा कि सच में आप कहे उठेंगे कि दिलाता नहीं कोई राहु जैसा। इसलिए आप जितना त्यागेंगे, जितना छोड़ेंगे, उतना ही परमात्मा आपको वापस रिटर्न कई गुना करके लौटाएगा। तो इस समय आपको आपके ऐसे वस्त्र, ऐसी वस्तुएं जो आपके लिए अब कम उपयोगी हैं या लंबे समय तक धरोहर बनाकर आपने संग्रह कर रखी हैं, उनको दान दे दीजिए, उसका लाभ ले लीजिए। ये उपायों में एक सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बता रही हूं। और उपायों में जो सबसे बड़ा उपाय है, यह तो कबाड़ खाने को निकालने वाला उपाय है ही है, उसके साथ साथ में राहु देवता का मंत्र अपने आप में अद्वितीय काम करता है। राहु देवता का मंत्र छोटा छोटा भी हम काम में, पाठ में ला सकते हैं। बहुत जरूरी नहीं है कि आप वैदिक मंत्र, और बहुत जरूरी नहीं है कि आप पौराणिक मंत्र जाप करें। हाँ, यदि कोई आप जानकार होंगे तो आप पौराणिक मंत्र ले लीजिए। अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुवे प्रणमाम्यम। पर यदि आप पौराणिक मंत्र नहीं लेना चाहते तो छोटे छोटे मंत्रों को लीजिए। छोटे मंत्रों में राहु देवता के 2 प्रमुख मंत्र होते हैं। ओम राहु देवताभ्यो नमः सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, और ओम राम राहुवे नमः ये महत्वपूर्ण मंत्र। आप चाहे ओम राम राहुवे नमः का जाप कीजिए,
और चाहे आप ओम राहु देवताभ्यो नमः का जाप कीजिए, लाभ दोनों का बराबर ही है। आप जब भी कोई राहु से संबंधित दान पुण्य धर्म करते हैं, राहु से संबंधित कोई भी काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपके नक्षत्र के अनुसार आप करने जा रहे हैं, तो उस समय इन मंत्रों का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। हर दिन के राहु काल में इन मंत्रों का पाठ करना बहुत लाभदायक रहेगा। हाँ, एक खास बात और ध्यान रखिए, जब तक आपको राहु का 18 माह का यह समय चल रहा है, राहु काल में भोजन करने से बचिए। हर दिन के 1.5 घंटे का जो राहु काल होता है ना, उसमें भोजन का त्याग कीजिए। आप सिर्फ ये एक लिस्ट बना लीजिए कि शनिवार का राहु काल यदि 9 से 10:30 बजे का है तो मुझे इस समय भोजन नहीं करना है। यदि रविवार का राहु काल आपके लिए 4:30 से 6 बजे का है तो मुझे इस समय में कुछ खाना पीना नहीं है। तो इस समय चाय नाश्ता आदि का सेवन नहीं करना है। ये स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत जरूरी है, ये आपकी सफलता कल्याण के लिए भी बहुत जरूरी है। मंगलवार के दिन का यदि राहु काल आपके पंचांग में देख लिया है आपने कि यह 3 बजे से 4:30 बजे तक का समय है, तो सावधान, इस समय खाने पीने से संबंधित कोई कार्य न कीजिएगा। कार्य तो राहु काल में बहुत सारे नहीं करने हैं, पर कम समय में इतना बताना मुश्किल है। पर कोई भी शुभ काम हमें राहु काल में नहीं करना है, और सारे अशुभ से मुक्ति पाने वाले काम, कष्टों से मुक्ति पाने वाले काम हमें राहु काल में करने हैं। दान पुण्य धर्म जाप व्रत मंदिर जाना यज्ञ हवन, ये सब राहु काल में अति उत्तम होते हैं, पर शुभ काम नहीं। यदि वही कार्य कोई शादी ब्याह या शुभ काम के लिए किया जा रहा हो, हवन यज्ञ, तो नहीं, फिर राहु काल में नहीं। तो दोनों का संबंध अलग अलग है। तो इस तरीके से आप बुधवार के दिन देख लीजिए कि जो राहु काल है 12 से 1:30 बजे तक का है, तो सावधान, इस समय भोजन ना कीजिए या इस समय कुछ खाने पीने से बचिए। गुरुवार का जो राहु काल है वो 1:30 बजे से 3 बजे तक का रहता है। इस समय आपको सिर्फ धर्म के काम करने हैं और स्वार्थ वाले काम नहीं करने हैं। शुक्रवार का राहु काल आपका 10:30 से 12 बजे तक का रहता है। तो इस समय आप भोजन और कुछ भी चाय नाश्ते आदि से बचिए। ये तो मैंने बहुत संक्षिप्त में थोड़े से समय में बताया, पर राहु काल में क्या करें न क्या न करें, यह तो एक बहुत ही बड़ा वक्तव्य है। पर मैंने सावधान इसलिए किया कि भूले से भी भूल ना हो, और खुशखबरियां इसलिए दी कि आप स्वागत करें राहु देवता का, और दरवाजे तक आप यदि स्वागत के लिए पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से भाई अतिथि हर शुभ काम के लिए आपको तथास्तु बोलेंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो शादी ब्याह को लेकर बड़े चिंतित है। यह समय आपको सुंदर तरीके से जीवन साथी खोजने का और सुंदर तरीके से आपके ग्रस्त जीवन को बसाने का अच्छा समय है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल के इस तरह के उन वीडियो को देखिए जो मैंने शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के अपनी नक्षत्र वाटिका में या नवग्रह वाटिका में खड़े होकर अलग अलग ग्रह पर अच्छी तरीके से पूरा विस्तृत ज्ञान दिए हैं। एक एक ग्रह पर बहुत विस्तृत जानकारी देकर उसके बारे में सिखाने और उसके बारे में आपको ज्ञान देने का प्रयास किया है। यह मेरा जुनून है कि मैं अपने राष्ट्र निर्माण में ज्ञान दान करके कैसे अच्छी भूमिका दूं कि ज्यादा से ज्यादा अंधविश्वास को दूर कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा अज्ञान के अंधेरे में एक छोटा सा दीप जला सकूं। इसलिए आप भी मेरे इस मार्ग में शामिल हो जाइए और ज्ञान दान के द्वारा हमारे वेदों में दिए गए ब्रह्म यज्ञ का लाभ उठाइए। यह ज्ञान दान यात्रा हमारी 30 साल से चल रही है और बहुत अद्भुत आनंददायक है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिन तक आपको ये वीडियो पहुंचाने से उनको लाभ देने से आनंद की अनुभूति होती है, उनको लाभ देना ना भूलिएगा। तो मेरा कहना यह था कि अधिक जानकारी के लिए आप सुभारती टीवी चैनल को भी देखिए। पिछले 1 साल से सुभारती टीवी पर बहुत अच्छा राष्ट्र निर्माण में भूमिका अदा करने वाला यह चैनल है।
सुभारती टीवी पर आप रात्रि में शनिवार के दिन 10 बजे यह ज्ञानवर्धक चर्चा पिछले 1 साल से देख रहे हैं और लंबे समय तक आप देखने वाले हैं। रविवार के दिन प्रातः 6:30 बजे से भी यही संवाद आता है। प्रोग्राम का नाम रहता है सुभारती संवाद, साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के साथ। सुभारती टीवी वालों ने इस कार्यक्रम को बहुत मेहनत करके बनाया होता है और यह ज्ञान दान का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यह प्रशिक्षणात्मक है। हर चीज को प्रशिक्षण देकर लोगों को आगे बढ़ना और दौड़ना सिखाकर हम मोटिवेट करते हैं। तो आगे और यदि आपको हमेशा देखना है तो सागर वर्ल्ड के YouTube पर जाइए। आपने रामायण के निर्माता रामानंद सागर जी का नाम तो जरूर सुना होगा। उनका सागर वर्ल्ड के नाम से एक YouTube चैनल है, बहुत पुराना। तो उन्होंने सागर आर्ट्स वालों ने शनि रहस्य के नाम से हमारे एपिसोड बनाए हैं और उसमें बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियां दी हैं। तो आप उनके चैनल पर शनि रहस्य के उन वीडियो को देखिए जिनसे आप अंधविश्वासों का खंडन करेंगे और तमाम प्रकार के अंधविश्वासों पर विजय प्राप्त करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ में मंजिल तक पहुंचेंगे। इसी तरीके से आपको यदि इस YouTube चैनल के अलावा किसी दूसरे चैनल पर देखना है तो आप साधिका डॉक्टर विभाश्री के नाम से एक और हमारा पुराना चैनल है, उसमें ज्योतिष के प्रशिक्षण से संबंधित तमाम वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और ओल्ड इज गोल्ड, बहुत पुराने और बहुत अच्छी वीडियो मिलेंगे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से कहीं वेबसाइट में शनिआश्रम.com की वेबसाइट देखिए, साधिका डॉक्टर विभाश्री के नाम की वेबसाइट देखिए। आपको जहां से जो अच्छा दिखे और जहां से ज्ञानवर्धन करते बने और जहां से अपने आप को सुपात्र बनाने की कोशिश में आपको कामयाबी मिल जाए, बस मार्ग वही ले लीजिए, समुद्र में से मोती चुन लीजिए। बस हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ रहेंगी और आप मेष राशि पर जिनको राहु देवता का प्रवेश हो रहा है, आप प्रतिकूल को अनुकूल बनाने में आज से ही लग जाइए। जय शनिदेव।